क्वेश्चन तो जो हमारा एमपीजेड का 2022 वाला क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज से लेक्चर जो है आपके रेगुलर हो जाएंगे। तो आज से सारे लेक्चर आपके 1 बाय 1 आने लगेंगे, पैरेंटोलॉजी के भी, इसके भी। तो चलो इसके आगे के जो क्वेश्चन थे उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द स्टडी ऑफ पेलियो ओशनोग्राफी रिलाइज ऑन। जो पेलियो ओशनोग्राफी है वो किसके बेस पे की जाती है? पेलियो ओशनोग्राफी होती क्या है? पेलियो ओशनोग्राफी द स्टडी ऑफ एंशियंट ओशियंस। पेलियो मतलब एंशियंट एंड ओशन मतलब कोई अपना ओशन हो गया, तो उनकी हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री, उनका जो पास्ट क्लाइमेट है, पास्ट क्लाइमेट, और जो ओशनिक सर्कुलेशन, प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे दिखाई प्रोडक्टिविटी कैसी थी उसके बारे में, और उसकी केमिस्ट्री कैसी थी, इन सब की हम स्टडी करते हैं। सो पेलियो ओशिनोग्राफी द स्टडी ऑफ एंशियंट ओशियंस एंड देयर हिस्ट्री इंक्लूडिंग पास्ट क्लाइमेट, ओशियन सर्कुलेशन, प्रोडक्टिविटी एंड केमिस्ट्री। तो इन सब के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेलियो ओशिनोग्राफी। अब जो पेलियो ओशिनोग्राफी है तो हम क्या करेंगे, उसमें डायरेक्ट जो एंशियंट ओशियनिक वाटर है उसको तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको ऐसे यूज करते हैं हम, जो प्रॉक्सीज हैं उन प्रॉक्सीज की हेल्प से हम जो पास्ट ओशियन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो डायरेक्टली एंशियंट वाटर नहीं मिलता, इसके लिए प्रॉक्सीज जो प्रिजर्व होती हैं तो वो उनको यूज करते हैं। अब जो प्रॉक्सीज है वो प्रिजर्व कहाँ होंगी? वो प्रिजर्व होती हैं मैराइन सेडिमेंट्स। जो मैराइन सेडिमेंट्स हैं उनमें कैसे होती हैं? इन द फॉर्म ऑफ फोरामिनिफेरल सेल, डाइटम्स, रेडियोलेरिया एंड जो ऑक्सीजन आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 18 अपॉन ऑक्सीजन 16 रहता है ना, सो ऑक्सीजन आइसोटोप्स। एंड जो भी सेडिमेंट्स हैं इनके अलावा भी उन सेडिमेंट्स के बेस पे हम पता करते हैं। तो जो सी फ्लोर सेडिमेंट्स होता है वो प्राइमरली यूज होता है तो अच्छी पास्ट ओशियनिक कंडीशंस। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो हमारा सी का फ्लोर है, सेडिमेंट फ्लोर है वो। अब जो ओशियनिक वेव्स है, सो प्रेजेंट डे जो ओशियनिक वाटर है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को मॉडर्न ओशियन की। जो एंशियंट ओशियन है डायरेक्ट उसके बारे में वाटर नहीं बता सकता है, सी फ्लोर सेडिमेंटेशन बताएगा। ओशनिक करंट है, करंट क्या है स्टडी होती है पेलियो ओशनोग्राफी में, बट उनका एविडेंस किससे हम लेते हैं कि किस तरीके की उनकी करंट फ्लो थी, जो हमारा सेडिमेंट प्रेजेंट होता है फ्लोर पर उसके हेल्प से ही हम पता करते हैं। सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब जो डीप सी सेडिमेंट्स के कोर होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं पेलियो ओशनोग्राफी में, तो कोर निकाले जाते हैं। कोर क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन या हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जिस टाइप पे भी आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो एक हॉलो ट्यूब होता है, उसको अंदर डाला जाता है और उसमें जो रॉक कट है जैसा भी वहाँ पे सेक्शन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको हम कोर बोलते हैं। तो प्रोग्राम लाइक ओशियन ड्रिलिंग प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल ओशियन डिस्कवरी प्रोग्राम है, ये रिकवर करते हैं सेडिमेंट कोर को और उनसे क्लाइमेट का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके। जो ऑक्सीजन आइसोटोप है वो भी हम यूज करते हैं वाइडली और पेलियो ओशनोग्राफी टूल्स। ऑक्सीजन आइसोटोप्स का नीचे क्वेश्चन दिया हो उसमें हम लोग ऑक्सीजन आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, सो ऑक्सीजन आइसोटोप का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीजन आइसोटोप्स। द three isotopes of oxygens are neither radioactive nor radiogenic. Since their isotopic ratio oxygen 18 upon oxygen 16 do not change with time, they are disintegrated as stable isotope. So ये दोनों में से कौन सा सही है? 1 2 है, 2 फॉल्स है, 1 फॉल्स है, फिर 2 फॉल्स है।
ये हमें देखना है। देखो जो ऑक्सीजन आइसोटोप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो नेचुरली ऑक्सीजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है हमारा ऑक्सीजन 16, एक होता है ऑक्सीजन 17, होता है ऑक्सीजन 18। जो ऑक्सीजन 18 है इसकी कंसनट्रेशन होती है लगभग 0.20%। जो ऑक्सीजन 17 है इसकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है 0.04%। एंड ऑक्सीजन 16 की जो कंसनट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है 99.76%। ओके, सो ये हो गई हमारी कंसनट्रेशन। अब ये जितने भी आइसोटोप्स हैं ये स्टेबल आइसोटोप हैं। क्यों? क्योंकि इनका रेडियो एक्टिव डिके नहीं होता। तो जब इनका रेडियो एक्टिव डिके नहीं होता तो ये स्टेबल आइसोटोप है। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वाला। अब ऑक्सीजन आइसोटोप्स है वो इम्पॉर्टेंट क्यों, क्यों उनके बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है, पर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं ऑक्सीजन आइसोटोप्स को। सो जो ऑक्सीजन आइसोटोप होते हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं इन पेलियो क्लाइमेटोलॉजी, पेलियो ओशियनोग्राफी, ग्लेशियल स्टडीज और पेलियो टेम्परेचर के एनालिसिस में। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो मान लो ये कोई सा हमारा ओशन बेसिन है। ओके, अब जो ऑक्सीजन 18 है ये हैवी होता है, ऑक्सीजन ये 17 की जो कंसनट्रेशन है बहुत कम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। जो ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18 है इनको हम स्टडी में यूज करते हैं। अब जो ऑक्सीजन 18 है ये हैवी है एंड ऑक्सीजन 16 जो है वो लाइट एलिमेंट है। यहाँ पे H2O के फॉर्म में हमारी ऑक्सीजन मिली हुई है पानी में। अब जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, लाइटर पार्ट एवोपरेट होगा एंड हैवियर पार्ट स्टे करेगा। सो कौन सा पार्ट एवोपरेट हो जाएगा? जो ऑक्सीजन 16 ले रखा है H2O ने, ऑक्सीजन 16 वाला एवेपोरेट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? जो वाटर था यहाँ पे बचा ऑक्सीजन हमारा 18 वाला। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन बहुत ज़्यादा थी और इसने वाटर जो था एवोपरेट हो गया, लाइटर वन, एंड जो हैवियर वन वाटर है वो उसी बेसिन पे रह गया। तो हमारा ग्लेशियर इंटरग्लेशियर स्टडीज़ में भी यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही। देखते हैं अब नेक्स्ट, क्योंकि ये डिके नहीं होते हैं, ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं कोई भी रेडियो एक्टिव करके अनदर जो होता है उसको, अनदर एलिमेंट को। ऑप्शन नंबर 2। सो इनका जो आइसोटोप है ये चेंज नहीं होता है टाइम के साथ में, नॉट चेंज विद टाइम एंड दे आर डिसइंटीग्रेटेड एज स्टेबल आइसोटोप। अब जो 2 तरीके से आइसोटोप होते हैं, जो हमारे आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स होते हैं हमारे स्टेबल एंड अनस्टेबल, या फिर इसी को बोलते हैं हम रेडियोजेनिक। तो जो स्टेबल नहीं होते हैं वो रेडियोजेनिक आइसोटोप्स होते हैं। इनका जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो होता है रेडियोजेनिक प्रोसेस, जो हमारी रेडियो एक्टिव डिके है उसके हेल्प से होता है। और जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं इनका होता है विद द हेल्प ऑफ मास फ्रैक्शनेशन। ओके, तो इनका क्या हो रहा है, चेंज तो दोनों ही हो रहे हैं, स्टेबल भी हो रहा है और रेडियोजेनिक भी हो रहा है। बट जो रेडियोजेनिक है वो दोनों 2 एलिमेंट या एक एलिमेंट जो रेडियोजेनिक एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव डिके करके एक दूसरा अपना डॉटर प्रोडक्ट बना रहा है, खुद पेरेंट प्रोडक्ट है और डॉटर प्रोडक्ट को बना रहा है। बट मास फ्रैक्शनेशन में ऐसा नहीं हो रहा होता है। तो जो ऑक्सीजन है उसने जनरली ऑक्सीजन के जो आइसोटोप्स हैं वो क्या करते हैं, हम उनको हम रेडियो एक्टिव नहीं मानते हैं, तो वो कैसे हैं, स्टेबल आइसोटोप है। स्टेबल आइसोटोप्स हैं वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होते, बहुत कम कंसंट्रेशन होती है तो उसको हम मान लेते हैं कि चेंज नहीं हो रहे, तो टाइम के साथ में चेंज नहीं होते हैं और स्टेबल आइसोटोप होते हैं, तो इसको ट्रू मानते हैं। अब क्वेश्चन है वो भी हमारे ये बोला है कि ऑक्सीजन आइसोटोप ट्रू है, पहले को हमने माना। तो अबंडेंस इनकी क्या है, अल्टर तो होती, बट कैसे अल्टर नहीं होती है, रेडियो एक्टिव डिके के थ्रू अल्टर नहीं होती है इन द जियोलॉजिकल टाइम, ये फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, एवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन। जैसे यहाँ पे एवोपरेशन हुआ तो ऑक्सीजन 16 की वैल्यू एवोपरेट हो गई। अब जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ वो 16 ने किया। अब सोचो अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाए तो 16 की वैल्यू बढ़ जाएगी वाटर कंटेंट में। तो इस तरीके से होता है कि इवोपरेशन से, प्रेसिपिटेशन से, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, इनके थ्रू जो ऑक्सीजन रेशियो है वो चेंज होता है और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट हम मेजर कर सकते हैं उसको। बट आइसोटोप्स जिस तरीके से जो रेडियोजेनिक आइसोटोप्स हैं कि उसका रेडियो एक्टिव डिके होगा, खुद पेरेंट की तरह वर्क करेगा, एक डॉटर प्रोडक्ट को जनरेट करेगा, एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होगी, उस तरीके से इनका नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 बोथ आर ट्रू। सो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मेरा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे आया है, ये नहीं पता हमें, हमने देखा नहीं है, ध्यान नहीं है हमें, पर
ऑक्सीजन 18 अपॉन ऑक्सीजन 16 से क्वेश्चन है और इसके न्यूमेरिकल भी होते हैं। जो ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन 16 के हैं, तो अगर आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एक लेक्चर में हम सिर्फ ऑक्सीजन 18 16 के जो 2-3 फार्मूलाज हैं उनको एक्सप्लेन करके और उसके न्यूमेरिकल बता देंगे। ओके, वैसे तो वो आपके जियो केमिस्ट्री या फिर इग्नियस अगर पढ़ाएंगे तो इग्नियस में भी आ ही जाएंगे उसके, बट अगर आपको अभी रिसेंट में चाहिए जैसे नेट का एग्जाम है तो बता दीजिएगा। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 है। कार्बन 14 की हाफ लाइफ क्या होती है? तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, आई होप आप सबको पता होगा। सो इसकी 5730 प्लस 40 है, ये होती है इसकी हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ होता क्या है? हाफ लाइफ होता है टाइम जो रिक्वायर्ड होता है फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स। जो कोई एटम है उसका हाफ बचने में, मानो यहाँ पे कोई की कंसनट्रेशन 4 है तो एक हाफ लाइफ के बाद इसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। सो कितनी हो जाएगी? 2। अब 2 है उसकी भी हाफ होगी तो 1 है उसकी हाफ होगी 0.5। इस तरीके से तो कोई भी एलिमेंट है उसकी कंसनट्रेशन हाफ होने में कितना टाइम लगता है, तो जो कार्बन 40 है उसकी हाफ लाइफ इतनी होती है। अब ये भी हमारा रेडियो एक्टिविटी से है। कार्बन 14 जनरेट कैसे होता है? एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो कार्बन 14 जनरेट होता है हमारा जब नाइट्रोजन पे बम्बार्डमेंट होती है। कार्बन 14 कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है इन अपर एटमॉस्फेयर व्हेन कॉस्मिक रेस, इटा कॉस्मिक रेस हो गई, कॉस्मिक रेस इंटरेक्ट करती हैं विद द नाइट्रोजन, तो हमारा जो कार्बन 40 है वो प्रेजेंट हो जाता है उस पर। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंटिन्यूसली एक्सचेंज करते हैं कार्बन का विद द एटमॉस्फेयर, और जैसे ही डेथ होती है किसी भी एनिमल्स की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसका कार्बन इनटेक स्टॉप हो जाता है और कार्बन 14 डिके होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी डिके को हम मेजर कर लेते हैं टू एस्टिमेट देयर एज, और इसमें ही हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। यही बेसिक होता है उसका। सो जैसे ये मिस्टर एक्स अपने थे, जो ये जब तक जिंदा थे ये कार्बन को ले रहे थे, जैसे इनकी डेथ हो गई तो मिस्टर एक्स की बॉडी से कार्बन डिसइंटीग्रेट होने लगा। तो जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है उस टाइम पे हम उसका हाफ लाइफ की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी हो गई? 5730 प्लस माइनस 40 है। और इसके बारे में अगर हम कुछ देखना चाहिए तो जो अलग अलग होती हैं उनकी भी आप इससे याद रख सकते हो कि पोटेशियम की कितनी होगी, यूरेनियम वाले मेथड की कितनी होगी, रुबिडियम स्टोनसियम मेथड की कितनी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ ओल्ड डिपोजिशन स्टॉक वर्क्स आर फॉर्म्ड। तो स्टॉक वर्क्स किसके वजह से फॉर्म होता है? स्टॉक वर्क्स होता क्या है? स्टॉक वर्क्स होता है नेटवर्क होता है न्यूमरस स्मॉल इरेगुलर इंटरसेक्टिंग मिनरलाइज्ड बीम। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, व्हाट इज स्टॉक वर्क। ओके, तो ये हो गई स्टॉक वर्क्स की डेफिनेशन। स्टॉक वर्क्स क्या है? नेटवर्क है स्मॉल न्यूमरस इरेगुलर इंटरसेक्टिंग मिनरलाइज्ड बीम्स एंड बीनलेट्स दैट कट थ्रू द होस्ट रॉक, ये होता है हमारा स्टॉक वर्क्स। अब स्टॉक वर्क्स क्या होता है? मैस या फिर स्पाइडर वेब जैसे और बियरिंग फीचर्स होते हैं। स्टॉक वर्क्स फॉर्म कब होता है? जब रॉक में बहुत सारे फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाएं, फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाएं और जो हॉट मिनरल रिच फ्लूइड है वो मूव करे इन फ्रैक्चर्स के थ्रू। सो और फिर क्या हो, जो मिनरल रिच फ्लूइड उनसे रन कर रहा है उनका मिनरल जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाए। सो फर्स्ट होगा रॉक डेवलप मैनी फ्रैक्चर एंड क्रैक्स, फिर उसके बाद में सेकेंड प्रोसेस होगी कि हॉट मिनरल्स रिच फ्लूइड मूव थ्रू दीज फ्रैक्चर्स, एंड फिर उसके बाद में थर्ड प्रोसेस होगी कि मिनरल प्रेसिपिटेट फ्रॉम द फ्लूइड एंड फिल द फ्रैक्चर्स। सो दिस इज टिपिकली हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। दिस इज टिपिकल हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। अब जब ये हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है जिससे ये फॉर्म हो रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या होगा? हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। अब जो बाकी प्रोसेसेस हैं उनको भी हम ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं। जो मैग्मेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस है ये कैसे होती है? डायरेक्ट जो क्रिस्टलाइज होता है मैग्मा उससे जो बनता है वो होती है मैग्मेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा? मैग्मा डायरेक्टली क्रिस्टलाइज।
होगा। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, क्रोमाइट डिपॉजिट है, मैग्नेटाइट डिपॉजिट है, एल जो लेयर मैफिक इंट्रूजन्स हैं वो हो गए। तो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं स्टॉक वर्क्स को और वीन्स को। मैकेनिकल कंसंट्रेशन में क्या होता है, ये फॉर्म करते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स को। कैसे, थ्रू द फिजिकल सॉर्टिंग। सो जो सॉर्टिंग वगैरह की प्रोसेस होती हैं उनकी वजह से मैकेनिकल डिपॉजिट जनरेट होते हैं, जैसे गोल्ड प्लेसर है, डायमंड प्लेसर है, हैवी मिनरल बीच सैंड है, इनकी वजह से। स्टॉक वर्क्स कैसे फॉर्म होता है हम लोगों ने देख लिया, क्लासिकली प्रोड्यूस होता है बाय द हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स जो मूव होता है थ्रू द डेंसर फ्रैक्चर सिस्टम्स। कॉमनली एसोसिएटेड होता है प्रोफाइरी कॉपर डिपॉजिट से, मोलिब्डेनम डिपॉजिट से, टिन टंगस्टन डिपॉजिट से। तो ये भी याद रखना है कि किस तरीके की फॉर्मेशन में कौन सा डिपॉजिट फॉर्म होगा। ओके, सो और नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, मेटामॉर्फिज्म रीमोबलाइज कर सकता है एग्जिस्टिंग मिनरल्स को, बट इस तरीके से कोई भी हाइड्रोथर्मल प्रोसेस की तरह वर्क नहीं कर सकता है। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, रीमोबलाइजेशन, रीमोबलाइज करेगा एलिमेंट्स को। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। अब हाइड्रोथर्मल में बनता क्या है, सो एक तो वीन बनती हैं। वीन्स क्या होती हैं, सिंगल फ्रैक्चर होता है जो कि फिल्ड बाई मिनरल्स। वीन इज सिंगल फ्रैक्चर फिल्ड बाई मिनरल कॉल्ड वीन। ये होता है लोड होता है लार्ज मिनरलाइज्ड वीन सिस्टम। एक वीन तो वीन, और जब बहुत सारी वीन्स का एक सिस्टम बन जाता है मिनरलाइज्ड सिस्टम, उसको हम बोलते हैं लोड डिपॉजिट। स्टॉक वर्क्स हमने देख लिया कि इंटरकनेक्टेड जो नेटवर्क है वीन्स का वो डेसिमिनेटेड का मतलब क्या होता है, जो ओर मिनरल है वो स्कैटर्ड होता है थ्रू द रॉक्स। कोई रॉक बॉडी है उस पर डेसिमिनेटेड फॉर्म में है, जैसे इसका एग्जांपल है जो हमारे डायमंड मिलते हैं किम्बरलाइट पाइप में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। पन्ना डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम उसको, द लार्जर कॉन्टेक्ट। बाकी वो पन्ना सिटी में ही मिल रहे होते हैं जो डेसिमिनेटेड है। उसके अलावा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में जो डायमंड मिलते हैं वो प्लेसर डिपॉजिट्स में मिलते हैं। बट अभी भी काफ़ी सारी डिस्कवरीज चल रही हैं वहाँ पे, जैसे एक है एनएमडीसी का एरिया, और एक जो मझगावा हिनौता वाला पाइप है उस पर मिलता है, और दूसरा एक और एरिया है जो फॉरेस्ट के बीच में है और नेशनल जो टाइगर रिजर्व है उसके बीच में। इसकी वजह से वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी अभी नहीं हो रही है, बट वहाँ पे भी जो डायमंड है वो हमें डेसिमिनेटेड फॉर्म में मिला है। बट उसके अलावा जो पब्लिक वहाँ पे एक्सकवेशन करती है, अपना खुद से ये डायमंड निकाल रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में भी मिलता है। तो जो इस तरीके से बिखरा हुआ हमें किम्बरलाइट में मिलता है उसको हम बोलते हैं डेसिमिनेटेड। अब रिप्लेसमेंट क्या होता है, रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो होस्ट रॉक है वो रिप्लेस्ड हो जाती है बाय द ओर मिनरल्स। अब जो स्टॉक वर्क्स है उसको हम याद रख सकते हैं कि जैसे स्टॉक वर्क्स देखें उसमें प्रोफाइरी कॉपर डिपॉजिट और वीनलेट का नेटवर्क, कोल और क्वार्ट्ज सल्फाइड के वीनलेट देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट ये देखो, ये फ्यूल वाला क्वेश्चन है हमारा। सो इसको देखते हैं। Which of the following type of coal has the highest heating value? So जो एंथ्रासाइट कोल होता है उसकी हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है। जो कोल है वो फॉर्म कैसे होता है, द प्रोग्रेसिव बरियल एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ प्लांट मटेरियल। जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेसिव बरियल होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्लांट मटेरियल, तो हमारा कोलिफिकेशन होता है, या फिर कोल की ग्रेड बढ़ने लगती है। कोल की ग्रेड कैसे होती है, सबसे लोएस्ट होगा हमारा पीट के बाद में लिग्नाइट, इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, और थर्ड में आएगा बिटुमिनस एंड लास्ट वन आएगा हमारा जो एंथ्रासाइट कोल है। तो जैसे जैसे हमारा कोलिफिकेशन की प्रोसेस होती है, प्रोसेस आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ही कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, फिक्स्ड कार्बन बढ़ेगा, मॉइस्चर कंटेंट घटेगा, वोलाटाइल मैटर घटेगा, एंड हीटिंग वैल्यू या फिर कैलोरीफिक वैल्यू, इस पर क्या पूछा है, हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू। तो या तो हीटिंग या फिर पूछ सकता है आपसे कैलोरीफिक वैल्यू, ये बढ़ेगी। तो जैसे जैसे जो हाईएस्ट रैंक का कोल होगा उसकी हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू होगी। जो पीट है वो क्या होता है, पीट अर्लीस्ट स्टेज में होता है कोल फॉर्मेशन के। इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे वेरी हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, एंड कार्बन कंटेंट इसका लो होगा, लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, पार्सली डिकम्पोज प्लांट मटेरियल इस पे रिमेन रहेंगे। लिग्नाइट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन कोल।
ग्राउंड कोल। ये मोर कॉम्पैक्ट होगा देन पीट बट स्टिल सिग्निफिकेंट मॉइस्चर को कंटेन करेगा, लोअर कार्बन कंटेंट होगा देन द बिटुमिनस कोल, और हीटिंग वैल्यू भी इसकी काफ़ी कम होगी। फिर बिटुमिनस कोल, मोस्ट कॉमन कॉमर्शियल कोल जो होता है वो बिटुमिनस कोल है हमारा। हायर कार्बन कंटेंट होता है, गुड फ्यूल क्वालिटी होती है, वाइडली इंडस्ट्रीज में यूज़ भी ये किया जाता है, बट इसकी जो हीटिंग वैल्यू वो हाईएस्ट नहीं होती है। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट क्या हाईएस्ट महंगा कोल है, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, 86 to 98% होता है, लोवेस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है, हार्ड कॉम्पैक्ट ब्लैक एंड लचरस मटेरियल होता है, और बर्न होता है विथ लिटिल स्मोक। सो ये होता है हमारा कोल का क्लासिफिकेशन। ओके, इसको आप ऐसे PLBA से याद रख सकते हो कि किस तरीके से बढ़ता है। ओके, कुछ और पूछ सकते हैं जैसे कि कोल, कौन सा ऐसा कोल होता है जिसको ब्राउन कोल बोलते हैं, तो लिग्नाइट हो गया। ऐसा कौन सा कोल है जो स्मोकलेस होता है, तो एंथ्रासाइट हो गया। ऐसा कौन सा कोल है जिस पे फिक्स्ड कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, सो एंथ्रासाइट पे ज़्यादा होता है। ओके, सो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इमेज इंटरप्रिटेशन इज नॉट ट्रू। ये हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग को मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाया है इन लोगों ने। तो ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। सो ड्रेनेज पैटर्न प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन। ड्रेनेज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द इन्फिल्ट्रेशन रन ऑफ रेशियो ऑफ द स्पेस surface. The drainage density is controlled by the resistance and permeability of the surface material. Lowest drainage density is likely to occur in salt. सो ड्रेनेज डेंसिटी के बारे में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है। जो ऑप्शन है, ड्रेनेज डेंसिटी होती क्या है? सो ड्रेनेज डेंसिटी होती है टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम पर यूनिट एरिया। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम अपॉन ड्रेनेज बेसिन एरिया। सो ये कंट्रोल किसकी वजह से होती है? मेनली परमेबिलिटी, लिथोलॉजी, स्लोप, वेजिटेशन, रेनफॉल, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। परमेबिलिटी, लिथोलॉजी, स्लोप, वेजिटेशन, रेनफॉल, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनकी वजह से कंट्रोल होती है। अब जो ड्रेनेज डेंसिटी है वो इम्पॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग। क्यों? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्या हमारा ड्रेनेज पैटर्न से पूछा गया है। ड्रेनेज डेंसिटी समझ आ गई, अब हम देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न होता है कि किस तरीके से जो रिवर है वो फ्लो कर रही है, किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक पाथ वो बना रही है, और क्या वो पाथ कुछ इंडिकेट कर रहा है, वो हम देखते हैं इन द ड्रेनेज पैटर्न। सो जैसे ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, डेंड्रिटिक होता है हमारा, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है। डेंड्रिटिक अगर कहीं पे पैटर्न है तो उसका मतलब होगा कि जो रॉक है वो होमोजीनस है, होमोजीनस रॉक्स हैं उस एरिया में। अगर वहाँ पे ट्रेलिस है, ट्रेलिस का मतलब फोल्डेड है। अगर वहाँ पे रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर, तो उसका मतलब क्या होता है? जॉइंटेड या फॉल्टेड रॉक्स हैं। जॉइंटेड या फिर फॉल्टेड रॉक्स हैं। अगर रेडियल कहीं पर ड्रेनेज पैटर्न बना रहा है तो रेडियल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कहीं पे डोम्स होगा या फिर वॉल्केनोस होगा, मतलब हाईलैंड एरिया होगा। और अगर एन्युलर बना रहा है, ये दोनों डोम और एन्युलर वाले क्या हैं, अपोजिट होते हैं, तो कोई भी बेसिन होगा वहाँ पर। तो इसने क्या किया, जो सराउंडिंग टोपोग्राफी, सराउंडिंग रॉक है उनके बारे में स्टडी करा हमने। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा। ये बोलता है ड्रेनेज पैटर्न प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन। सो हम लोगों ने अभी देखा कि ड्रेनेज पैटर्न क्या करता है, सच में रोल प्ले करता है, किस तरीके से है। सो रिमोट सेंसिंग में जियोलॉजिस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर जॉइंट है, फोल्ड है, फॉल्ट है, ये सारा कुछ ड्रेनेज पैटर्न से। सो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ड्रेनेज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द इन्फिल्ट्रेशन रन ऑफ रेशियो ऑफ द सरफेस। तो जो ड्रेनेज डेंसिटी है, क्या वो इन्फिल्ट्रेशन रेशियो से हमारी जो वहाँ पे रन ऑफ है, कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, कितनी वहाँ पे परमिएबिलिटी है, इससे डिपेंड करती है। हम देख लेते हैं, अगर किसी एरिया पे हाई इन्फिल्ट्रेशन है, हाई इन्फिल्ट्रेशन है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो बारिश हुई किसी एरिया पे, बारिश होते ही मानो यहाँ पे बारिश हो रही है, तो ये पानी बह के पूरा चला जा रहा है, इसके आर पार जा रहा है,
ठीक। तो जितना ज़्यादा नीचे जा रहा है उतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है। तो जब इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है तो जो बह के जा रहा था वो क्या होगा, कम होगा। तो हाई इन्फिल्ट्रेशन मीन लेस रन ऑफ। अब जब रन ऑफ लेस होगा तो बहने के लिए उनको सरफेस में स्ट्रीम्स भी कम चाहिए। तो जितना लेस रन ऑफ है उतना ही कम स्ट्रीम है, तो फ्यूअर स्ट्रीम्स। और जब स्ट्रीम्स कम होंगी पर यूनिट एरिया में, तो स्ट्रीम्स कम है पर यूनिट एरिया में, तो इसकी जो ड्रेनेज डेंसिटी है वो क्या होगी, लो हो जाएगी। लो ड्रेनेज डेंसिटी हो जाएगी ना। इसी का अपोजिट हो जाएगा, अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट लो है तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, रन ऑफ ज़्यादा होगा तो स्ट्रीम्स ज़्यादा बनेंगी, स्ट्रीम्स ज़्यादा बनेंगी तो जो हमारी ड्रेनेज डेंसिटी है तो उसकी डेंसिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा स्ट्रीम उतनी ज़्यादा डेंसिटी। तो ये भी हमारा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, द ड्रेनेज डेंसिटी इज कंट्रोल्ड बाई रेजिस्टेंस एंड परमिएबिलिटी ऑफ सरफेस मटेरियल। और जो परमिएबिलिटी है सरफेस मटेरियल की, वही तो हमारे इन्फिल्ट्रेशन रेट को देख रही है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि जो परमिएबल रॉक्स होती हैं, कहाँ इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, कहीं पे ग्रेनाइट का बेसमेंट है या फिर कहीं पे सैंडस्टोन का बेसमेंट है। तो आप खुद सोचो इन्फिल्ट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, जो सैंडस्टोन का बेसमेंट है। तो जो लिथोलॉजी है किसी भी बेसमेंट एरिया की, जहाँ पर कोई भी सरफेस में वाटर फ्लो कर रहा है, वो डिपेंड करेगा किस तरीके से वहाँ पे कितना परमिएबिलिटी होगी। अगर कहीं पे सैंडस्टोन है, कहीं पे लाइमस्टोन है, तो उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू कोई यहाँ पे इग्नियस रॉक है जिसमें परमिएबिलिटी कम है। और परमिएबिलिटी क्या होती है, जो इंटरकनेक्टेड वॉइड स्पेसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, जिनके थ्रू जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है। सो यूजुअली जिनमें लोअर ड्रेनेज डेंसिटी होती है वो रॉक कैसे होती है, वो रॉक इम्परमिएबल होते हैं। और जिनमें ड्रेनेज डेंसिटी की वैल्यू हमारी कम होती है वो कैसी होंगी, हमारी इम्परमिएबल है तो हायर ड्रेनेज डेंसिटी, एंड जो परमिएबल रॉक्स हैं उन पे यूजुअली लोअर ड्रेनेज डेंसिटी होगी। सो ये हमारा सही है, डायरेक्टली हमारा डिपेंड करता है। नेक्स्ट, लोअर ड्रेनेज डेंसिटी है वो क्या होती है, लाइकली अगर होती है सेल्स में, जो कि हमारा ट्रू नहीं है। अब क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा सेल कैसी है। पहले तो सेल रॉक के बारे में अगर हमने, सेल होती है हमारी फाइन ग्रेन्ड और रिलेटिवली इम्परमिएबल है। ठीक है, और प्रमोट करती है रन ऑफ को rather than इन्फिल्ट्रेशन। सो इस पे जो जहाँ पर सेल होगी वहाँ पे ड्रेनेज डेंसिटी कैसी होगी, इसने क्या किया है, लोवेस्ट होगी। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो ड्रेनेज, जो ये क्या करता है, रन ऑफ को, क्योंकि इम्परमिएबल होता है सेल, फाइन ग्रेन्ड होता है, इम्परमिएबल होता है, तो ये रन ऑफ को प्रमोट करेगा। अब जब ज़्यादा रन ऑफ होगा सो ड्रेनेज डेंसिटी क्या होगी, हायर ड्रेनेज डेंसिटी हो जाएगी। तो जो सेल वाला ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो इसने क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो हाई ड्रेनेज डेंसिटी किस में आती है, हमारी सेल, क्ले, जो टेरेन है, इम्परमिएबल रॉक्स हैं, स्टीप स्लोप्स हैं जहाँ पे वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है ईजिली। और लो किस पे होती है ड्रेनेज डेंसिटी, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, हाईली फ्रैक्चर्ड रॉक्स, परमिएबल जो फॉर्मेशंस हैं उनमें, क्योंकि जितना ये वाटर इन्फिल्ट्रेट करेगा अंडरग्राउंड उतना ही ज़्यादा हमारी ड्रेनेज डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको सीधा से याद रखना है कि अगर किसी एरिया पे परमिएबिलिटी हाई है तो जो ड्रेनेज डेंसिटी होगी डी वो हमारी लो होगी। सिंपल सा फंडा है। सो आई होप आपको ड्रेनेज डेंसिटी का सारा कुछ समझ आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे इज प्राइमरली यूज इन डिस्कवरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारा कैसे क्वेश्चन है, जो हमारा जियोफिजिक्स का सेक्शन आता है। तो इलेक्ट्रिकल, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोलॉजी भी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो हम जियोफिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, तो ये जियोफिजिक्स का मानेंगे हम लोग। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे एक तरीके का हमारा जियोफिजिकल मेथड है
जियोफिजिकल मेथड है, जिसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होती है थ्रू इनटू ग्राउंड और किसके साथ में, इलेक्ट्रोड के साथ। ये ग्राउंड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं जिनसे जो करंट है वो पास कराई जाती है सरफेस में, और जो सरफेस में मटेरियल है वो रेजिस्टेंस दिखाता है कि वो जो करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो ना हो, और उसी रेजिस्टेंस से हम रेजिस्टिविटी को मेज़र करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग इंटरप्रिटेशन में। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्विंग इज अ जियोफिजिकल मेथड इन विच इलेक्ट्रिक करंट्स इज पास्ड इनटू द ग्राउंड थ्रू इलेक्ट्रोड्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सबसरफेस मटेरियल इज मेजर्ड। तो डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की रेजिस्टिविटी शो करते हैं, जैसे क्ले की लो होगी, ग्राउंड वेयरिंग फॉर्मेशन है उसकी लो टू मॉडरेट होगी, ड्राई सैंड उसकी हाई होगी, मैसिव इग्नियस रॉक उनमें हाई होगी, मेटेलिक ओर्स है उनमें बहुत लो होगी। इस तरीके से कोई कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है इस चीज़, उस जो करंट है उसको रोकने के लिए, उसको ही हम देखते हैं इसमें। तो मेथड स्पेसिफिकली यूज़ किसके लिए होता है, ग्राउंड वाटर के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। प्रिंसिपल क्या, वाटर कंटेन करता है डिजॉल्व सॉल्ट्स को, वाटर मतलब डिजॉल्व सॉल्ट। अब जो ये सॉल्ट हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जहाँ पर सैचुरेटेड जोन होगा वहाँ पे अगर वाटर है सैचुरेटेड है तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, रो लो होगी। और अगर अनसैचुरेटेड वाटर है या फिर ड्राई जोन है तो ड्राई जोन में क्या होगी, हाई रेजिस्टिविटी होगी। हाई रेजिस्टिविटी होगी। और ये रेजिस्टिविटी सर्वे जो पर्टिकुलरली क्या करता है, फिर हम इससे ग्राउंड वाटर को लोकेट करते हैं। अब हम ऑप्शन करें, डेंसिटी ऑफ अंडरग्राउंड जो रॉक है, जो डेंसिटी का मेजरमेंट प्राइमरली होता है, डेंसिटी हम किस पे मेजर करते हैं, बाय द ग्रेविटी मेथड, ग्रेविटी से करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से डायरेक्टली हम नहीं करते हैं। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स कैसे देखते हैं, सो रेजिस्टिविटी में इन स्ट्रक्चर्स जो है उसको इंडिकेट कर सकता है कई बार, बट डायरेक्टली जो स्ट्रक्चर्स हैं फॉल्टफुल वो इससे नहीं देखते हैं। वाटर बियरिंग देख लिया हमने, एक्वीफर मैपिंग, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन और डिटर्मिनेशन वाटर टेबल कंडीशंस, लोकेटिंग सैचुरेटेड जोन्स, इन सब में हम यूज करते हैं। डीप सीटेड कैविटीज़, कैविटीज़ ओकेजनली डिटेक्ट हो जाती हैं बाय द रेजिस्टिविटी सर्वे, बट इसको मेनली यूज़ नहीं करते हैं। सो हमारे जो सर्वे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कौन कौन से, एक तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी में क्या होगा, डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी से और बॉडी या फिर बेसन की स्टडी करते हैं। दूसरा सर्वे होता है वो होता है हमारा मैग्नेटिक सर्वे, जो मैग्नेटिक सर्वे है उसमें हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और इग्नियस रॉक और बॉडी के लिए यूज होता है। फिर होता है हमारा सीस्मिक, जो सीस्मिक है, सीस्मिक में हम वेव वेलोसिटी की स्टडी करते हैं। और इसे स्ट्रक्चर सीस्मिक किस लिए, पेट्रोलियम के लिए बहुत यूजफुल होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए, तो ये से भी पूछ सकता है कि विद जियोफिजिकल मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, सो ऑप्शन होगा हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टिविटी सर्वे है वो मोस्टली 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन यूज करता है, एक तो वेनर कॉन्फ़िगरेशन, वेनर एरे मेथड, एंड दूसरा होता है समबर्जर मेथड। इन दोनों मेथड के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये मेथड आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तो आई होप आप सब सही बन जाएगा, और फिर भी अगर कोई न्यू है तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सो जो एक्यूफर है इनका सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड होता है। सबसे पहले होता है एक्यूफर, मान लो, उसके बाद आता है एक्वेटार्ड, उसके बाद एक्विक्लूड और फिर एक्विफ्यूज। ऐसे करने से ना आपको भूलेगा नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ये ट्रेंड अगर याद है ना आपको तो भूलेगा नहीं कि किस तरीके से हमारी जो परमेबिलिटी है, पोरोसिटी है वो घट रही है।
तो एक्वीफर क्या होगा, ऐसा फॉर्मेशन जो स्टोर करता है ग्राउंड वाटर को और ट्रांसमिट करता है ग्राउंड वाटर, जो सैंड ग्रेवल। तो इसने क्या किया, स्टोर भी किया, ट्रांसमिट भी किया। और तो ये अब इस पर क्या है, एक्वीफर, इस पर हमें देखना है रॉक। तो अनकंसोलिडेटेड जो मटेरियल होगा उसको बहुत अच्छे से वो पोर भी होंगे उसमें, तो वो स्टोर भी करेगा और वो करेगा। फिर एक्विटार्ड, एक्विटार्ड में क्या होगा, स्टोर तो करेगा बट ट्रांसमिट बहुत स्लोली करेगा। सो टिपिकल इसके एग्जांपल क्या होते हैं, सिल्ट या फिर सैंडी क्ले। सो बी का हो जाएगा हमारा 3 एक्विटार्ड। अब एक्विटार्ड में क्या किया, इसमें पूरा फ्लो कर रहा था, इसमें थोड़ा फ्लो को रिस्ट्रिक्ट किया बट अभी भी बंद नहीं किया है। फिर एक्यूक्लूड, एक्यूक्लूड में क्या किया, जो ऐसा फॉर्मेशन जो स्टोर तो कर सकता है बट ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। इसमें पूरा ट्रांसमिट कर रहा था, इसमें थोड़ा कम किया, इसमें पूरा ही बंद कर दिया। और स्टोर अभी भी कर रहा है, तो पोरोसिटी एग्जिस्ट कर रही है बट जो परमिएबिलिटी है वो बहुत लो है या फिर वो ख़त्म हो गई। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो कौन सा है, सेल रॉक होती है। नेक्स्ट हमारा एक्यूफ्यूज। अब यहाँ पे परमिएबिलिटी तो बंद ही हो गई, तो अब पोरोसिटी बंद होगी। सो ना तो स्टोर करेगा और ना ही ट्रांसमिट करेगा। एसेंशियली ये इम्परमिएबल ऑप्शन होगा। सो जो वैसे बेसाल्ट है ये हमारा होगा इम्परमिएबल। अब इसमें से हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें ऐसे ही याद रखें, जो एक्यूफर है स्टोर प्लस ट्रांसमिशन, एक्विटार्ड स्टोर प्लस ट्रांसमिट सोली, एक्यूक्लूड स्टोर बट डज नॉट ट्रांसमिट, एक्यूफ्यूज नाइदर स्टोर नॉट ट्रांसमिट। ओके, सो इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। और अगर भूल रहे हो तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो एक्यूटार्ड है उसमें टार्ड या फिर टार्डी, टार्डी का मतलब क्या होता है, स्लो है। और जो क्लूड है, क्लूड का मतलब क्लोज है, जब क्लोज होगा तो वाटर को ट्रांसमिट नहीं करेगा। फ्यूज मतलब फ्यूज है, जो कि सब कुछ ही बंद कर दिया। ठीक, सो इस तरीके से हमारे यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस हो गए। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा हमको लगता है कि पढ़ना है, समझना है, सो बताइएगा। थैंक यू। और एक्सप्लेनेशन कैसा रहा वो सब भी बताना, ठीक है।